Hello everyone, welcome to Arts Education. Today I am going to talk about that is agrobacterium mediated gene transfer, which is a very important or we can say most important topic of the genetic engineering. So basically यहाँ पे मैं डायरेक्टली बात करने वाली हूँ कि क्या कौन कौन से जीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र के लिए। और जो भी इसके बारे में डिटेल है वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में डाल रखा है। एग्रोबैक्टीरियम क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वो क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि क्या होता है सॉयल बॉर्न बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल्स डाल रखे हैं कौन कौन से स्ट्रेन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मिड के इस बैक्टीरिया में। सो यू कैन गो फॉर दिस, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस इनटू द शॉर्ट दैट इज व्हाट इज बेसिकली हेल्प इनटू दिस ट्रांसफर प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड आपको पता ही होगा क्या होता है, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इन हैविंग इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। मीन्स क्या है, प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हैविंग इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है, चूँकि ओराई ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है तो ये अपने आप ही क्या करता है, किसी भी जीन को, मीन्स जो हमें जीन जो भी हमें डीएनए इंसर्ट डालना है इसके अंदर, तो उसका रेप्लिकेशन करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रेन्स प्रेजेंट होते हैं एग्रोबैक्टीरियम में, एक तो होता है ऑक्टोपाइन टाइप और दूसरा होता है नोपालाइन टाइप। दोनों टाइप की स्ट्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों टाइप में प्रोसीजर पॉसिबल है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है प्लाज्मिड में, देखो एक रीजन होता है वायलेंस रीजन। ठीक है, प्लाज्मिड में एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं वायलेंस रीजन। अब जैसे सपोज यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे ये क्या है, प्लाज्मिड। ओके, सो ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट होता है, ओराई ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, टी डीएनए प्रेजेंट होता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में, और इसी टी डीएनए का किस प्रकार से प्लांट में ट्रांसफ़र होता है यही हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, मीन्स कौन कौन सी जीन है जो इसको ट्रांसफ़र करती हैं प्लांट में, इस टीडीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, मीन्स इस टीडीएनए को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं। वो जीन जो होती है वो खुद ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। ठीक है, बट बहुत, मीन्स जैसे जीन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ वायलेंस ऑप्रॉन के बारे में। और ये जो वायलेंस ऑप्रॉन होता है, ऑप्रॉन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जीन्स होते हैं, जैसे जीन बोल दो या फिर प्रोटीन एक ही बात है क्योंकि आगे जाके यही स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, तो वायलेंस ए प्रोटीन और वी कैन से जीन, तो यहाँ पे क्या होगा, वायलेंस ए और बी एंड सी, और इसके भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। जैसे वायलेंस बी की बात करूँ तो 11 पार्ट्स होते हैं, B1 B2 B4 ऐसा करके। एंड वायलेंस सी की बात करें तो यहाँ पे भी 2 होते हैं। वायलेंस डी की बात करें तो 4 होते हैं। ई की बात करें तो कितने होते हैं, 2। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा FGH भी होते हैं। तो सारे के सारे जितने भी ये जीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे टीडीएनए को प्लांट में ट्रांसफ़र करने पे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे होता है यही हम यहाँ पे जानने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो जो भी टीडीएनए ट्रांसफ़र होता है उसके साथ में ये सारे जो जीन होते हैं ये ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। कुछ जीन हैं जो क्या करते हैं, हमारे टीडीएनए के साथ क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। मीन्स उसको वहाँ पे ज़रूरत होती है तो वो अटैच रहता है और वो ट्रांसफ़र होने में कंटिन्यू उसके साथ ही चले जाते हैं, मीन्स प्लांट में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बट ये जो जीन्स है वो सारे प्लांट में ट्रांसफ़र नहीं होते, सिर्फ क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर कोई सेंटेंस ऐसा फ्रेम करके हम कोई सेंटेंस दें दैट all the valence apron are transferred with the transferred into the plant in addition to the plasmid or in addition to the tDNA, so this sentence is wrong. Okay, कहने का मतलब ये जो वायलेंस अप्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, टीडीएनए को ट्रांसफ़र होने में। ठीक है, सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे यही बात करने वाली हूँ कि कौन कौन से अप्रॉन्स है जो इसमें हेल्प करते हैं। सो एक बार मैं ये फंक्शंस ऑपरॉन्स के डिस्कस कर देती हूँ, बट जैसे ही हम डायग्राम को डिस्कस कर लेंगे तो ये फंक्शंस आपको याद हो जाएंगे। एंड यू हैव,
अगर ये याद नहीं हो रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। जब आप एक दो बार इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार प्रोसीजर को रिपीट करोगे, अपनी रफ कॉपी में बना के देखेंगे तो अल्टीमेटली ये प्रोसीजर आपको याद हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक। सो यहाँ पे अगर हम बात करें वायलेंस ए, तो ए जो होता है वो क्या करता है, सेंसर प्रोटीन का काम करता है। सेंसर प्रोटीन जैसे आप समझ रहे होंगे, जैसे आपने थर्मामीटर देखा ही होगा, तो थर्मामीटर में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमने टेम्परेचर पे, जैसे हम स्किन पे कहीं भी स्किन पे टच किया तो क्या होता है, उसको पारा मीन्स जो मर्करी होता है वो लेवल बढ़ जाता है, दैट इज द सेंसर। तो यहाँ पे भी क्या है, ऐसा कुछ फिनोलिक सिक्रेशंस होते हैं। ये जो सेंसर प्रोटीन है ये किसके थ्रू काम करता है, यहाँ पे जैसे कोई भी प्लांट में कट लग गया। अब चूंकि ये सारे के सारे जो वायलेंस अप्रॉन्स हैं या वायलेंस जीन है वो किस में प्रेजेंट है, एग्रोबैक्टीरियम में प्रेजेंट है। तो सेंसर प्रोटीन है एग्रोबैक्टीरियम में, और ये सेंस किसके थ्रू होगा, ये प्रोटीन्स के थ्रू होगा, वायलेंस ए के थ्रू। बट किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लांट पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके थ्रू ये क्या करेगा, सेंस करेगा। तो बात आती है कि प्लांट में सेंस कैसे करेगा, तो प्लांट में अगर कोई कट लगा हो, ठीक, सपोज आप ये मान के चलो कि ये क्या है, एग्रोबैक्टीरियम है, यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड है, और इसमें क्या है, टीरियन है, यहाँ पे क्या है, अप्रॉन्स प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लांट, ये प्लांट की लीफ है, और यहाँ पे क्या हो गया, कट लग गया। जैसे ही यहाँ पे कट लगेगा, यहाँ से कुछ क्या होंगे, सिक्रीशंस होंगे। अब ये सिक्रीशंस कैसे होंगे, सिक्रीशंस हो सकते हैं कुछ फिनालिक कंपाउंड सिक्रीशंस हो सकते हैं, सुगर्स कंपाउंड सिक्रीशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेनली बात आती है, यहाँ पे क्या होता है, एसिटोसिरेंजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है फॉर एवरी एग्जाम, ठीक है। मीन्स SRB नेट एज वेल एज द SRF ICR SRF दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो केमिकल सिक्रीट होता है उसका नाम होता है दैट इज एसिटोसिरेंजोन, और वी कैन से अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटोसिरेंजोन, ठीक। अब जो वायलेंस ए प्रोटीन, जैसे ही ये केमिकल सिक्रीट होता है तो वायलेंस ए प्रोटीन को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं केमिकल सिक्रीट हुआ है। तो ये क्या होता है, वायलेंस ए उस सिक्रीशन की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। कहने का मतलब इसने क्या कर लिया, सेंस कर लिया, दैट इज द कॉल्ड एज द सेंसर प्रोटीन, ओके। अब क्या होता है, ये जो वायलेंस ए प्रोटीन है इस पे जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज ऑटोकाइनेज। देखो ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद से, और काइनेज का मतलब क्या होता है, काइनेज। दो टर्म्स होती हैं यहाँ पे, एक होता है काइनेज और दूसरा होता है फॉस्फेटेज। काइनेज जहाँ भी टर्म आता है आपको ये समझना है कि क्या होता है, फॉस्फेट को ऐड करने वाला है। मीन्स काइनेज का वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये फॉस्फेट को ऐड करेगा। तो ऑटो काइनेज का मतलब क्या हुआ, इसमें जो कैपेबिलिटी होती है किसकी होती है, ऑटो फास्फोराइलेशन की, ठीक। तो ये खुद को फास्फोराइल, जैसे इसको सेंसर मीन्स जैसे इसको सेंस होता है कि एसिटोसिनेंजोन सेक्रेट हुआ, तो क्या होगा, ये मीन्स इसको सेंस हुआ, सेंस होने के बाद ये खुद का फास्फोराइलेशन कर लेता, ऑटो मतलब खुद का। तो क्या हुआ, ऑटोकाइनेज। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटो फास्फो खुद को फास्फोराइलेट करेगा और क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसके पास एक कैपेबिलिटी और होती है, किसके पास, वायलेंस ए के पास, और वो होती है ट्रांस फास्फोराइलेशन की। ट्रांस फास्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ, किसी और में फॉस्फेट ऐड करना। तो ये वायलेंस जी जो होता है उसको भी क्या करता है, वहाँ पे भी फॉस्फेट ऐड कर देता है, ठीक। तो इसको भी क्या करेगा, फास्फोराइलेशन, तो वायलेंस जी भी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब वायलेंस जी और ए दोनों एक्टिवेट हो गए, और ये जो होते हैं, ये होते हैं, इन दोनों को बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। मीन्स ये ऐसे जीन हैं जो एवरी टाइम क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। अगर ये एक्टिव हो गए तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। मीन्स इनका एक्टिव, बाकी जो जीन्स बचे हुए हैं उनका एक्टिवेशन ये दोनों करवा देते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है। अब बात करते हैं बी की। वायलेंस बी किसका काम करता है, दैट इज मेम्ब्रेन प्रोटीन। एंड यहाँ पे वायलेंस बी प्लस D4, आपको याद रखना, वायलेंस बी प्लस D4 किसका फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉन्जुगेशन ट्यूब को फॉर्मेशन करते हैं। पता है आपको, जब कोई भी दो सेल बैक्टीरिया कांटेक्ट में आती है तो क्या होती है, वहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, तभी जाके सेल टू सेल कांटेक्ट होगा, और तब जाके हमारा DNA क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे बी प्लस D4 क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। अब बात आती है वायलेंस सी की। तो वायलेंस सी क्या करता है, एज ए हेलिकेज। और आपको पता होगा हेलिकेज कैसा बॉन्ड ब्रेक करता है, तो अगर डबल स्टैंडर्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग्स है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, तो क्या होता है, हेलिकेज जो होता है उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है।
और जैसे ही हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्टेड इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और आपको बता दें कि जो डी डीएनए होता है वैसे तो वो डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जैसे ही वो प्लांट में ट्रांसफर होता है तो किस फॉर्म पे होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक, ओके। सो नेक्स्ट दैट इज द वैलेंस डी। डी प्रोटीन में जो मेन है, D4 का आपको पता ही चल गया किसमें हेल्प करता है, कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन में, ठीक है। बट जो D1 और D2 है, तो D1 काम किसका करता है, टोपो आइसोमरेज का करता है। D1 एक्ट एज द टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी, और D2 जो होता है बस किसका काम करता है, एंडो न्यूक्लियस का काम करता है। एंडो न्यूक्लियस। टोपो आइसोमरेज क्या करता है, इट इज गोइंग टू रिमूव द नेगेटिव सुपर कॉलिंग इनटू द डीएनए। देखो जैसे ही हेलिकेज काम करेगा तो क्या होगा, एक साइड से डीएनए क्या हो जाएगा, ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग डिस्टर्ब होगी, तो क्या हो जाएगा। लेकिन जैसे जो कि हेलिक्स फॉर्म पे होता है डीएनए, तो जैसे आप एक साइड से ओपन करोगे तो दूसरी साइड पे क्या होगा, सुपर कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोपोआइसमेज की एक्टिविटी वो किसके पास है, D1 के पास है। तो ये क्या करता है, पॉजिटिव सुपर क्वेलिंग इंट्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब जो निगेटिव सुपर क्वेलिंग है उसको रिमूव करना स्टार्ट कर देता है और डीएनए को लूज कर देता है। ठीक है, और बात आती है D2 की, तो D2 क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस का काम करता है। अब एंडोन्यूक्लियस क्या है, इट इज गोइंग टू कट इनटू द राइट बॉर्डर एज वेल एज द लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंसेस। E2 नेक्स्ट बात करते हैं हम E2 की। तो वैलेंस E2 क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। जैसे आपने डीएनए एप्लीकेशन में पढ़ा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन वहाँ पे भी होता है। क्यों होता है, जैसे देखो टोपाज मीन्स ये सारी के सारे जो प्रोटीन्स है वो हेल्प करते हैं। तो जैसे आपने हेलिकेज को लगाया, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया, तो पीछे सुपर क्वालिंग को इंट्रोड्यूस कर मीन्स पॉजिटिव सुपर क्वालिंग इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, टोपोआइसोमरेज। अब बात आती है कि तो कोई तो पकड़ के रखेगा एक स्टैंड को, तो यहाँ पे जो पकड़ के रखने वाली चीज़ है वो है वैलेंस E2। E2 क्या करेगा, एक स्टैंड को पकड़ के रखेगा जिससे कि फिर से डबल स्टैंड ना बन जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज द सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, so moving to the next slide, and F you can see here, that is presumed to mark some host plant protein for the proteolysis। देखो तो यहाँ पे क्या करता है, ये प्रोटियोलाइसिस करवाता है, मीन्स जो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है होस्ट प्लांट में, तो उसकी क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस करवा देता है। वायलेंस जी की बात करें, हमने जी की बात कर ही लिया आई थिंक। इसमें क्या होता है, ये किसके तरह काम करता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन करवाता है। और किसके थ्रू एक्टिवेट होता है, वायलेंस ए के थ्रू, जब वो क्या कर देता है, ट्रांसफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और वायलेंस जी और ए के एक्टिवेट होने के बाद ही क्या होता है, बाकी सारे प्रोटीन्स का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। बात आती है वायलेंस एच क्या करता है, तो ये क्या करता है, जो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट हैं जैसे फिनोलिक्स कंपाउंड है, अगर एक्स्ट्रा बच रहे हैं प्लांट में, तो ये क्या करता है, वहाँ पे उसको डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। मीन्स वो टॉक्सिसिटी क्रिएट ना करें, मीन्स ज़्यादा ना हो जाए फिनोलिक सिक्रेशन, तो उसको क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब चलते हैं हम इसके डायग्राम पे, जो आपको बहुत ही क्रिटिकल जो आपको बहुत ही क्लियर कट वे में समझाएगा। ओके, सो यू कैन सी दिस डायग्राम ऑल्सो। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, प्रोसीजर कट। ठीक है, सबसे पहला जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, कट होगा। कट होने के बाद क्या होगा, इंजेक्ट। ये देखो ये क्या है, कंजुगेशन ट्यूब है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, टीडीएनए ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टीडीएनए ट्रांसफर, फिर इसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, देन इम्पोर्ट। ठीक, दीज आर द मेन स्टेप, दैट इज कट, इंजेक्शन, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट। अब हम चलते हैं डिटेल प्रोसेस में। So you can see here that is this is the most important diagram, and I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसमें। तो आप यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्या है, कट क्रिएट हुआ। मैंने कहा था ना, सबसे पहले क्या होगा, कोई भी मीन्स अगर हमें वायलेंस ए को सेंस करना है, सेंस करवाना है, सिग्नल देना है, तो कोई ना कोई प्लांट में कट प्रोड्यूस होगा। अब ये देखो कट का मतलब क्या है, सिंपली कट, डैमेज हो जाना। ठीक है, अगर बोले हिंदी में बोल सके तो उसको क्या होता है, तो घाव हो जाना, सिंपली कट लग जाना, डैमेज हो जाना, उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ सिक्रेशंस होंगे प्लांट में। तो यहाँ पे क्या है, वुंड प्लांट सेल, कट क्रिएट हुआ। कट होने से क्या हुआ, यहाँ पे एस्टोसिरेंजेन जैसे केमिकल्स का क्या होगा, रिलीज।
केमिकल्स रिलीज होंगे। जैसे ही रिलीज हुए यहाँ पे क्या वायलेंस ए को पता चल गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, वायलेंस जो कि वो क्या है सेंस है प्रोटीन, तो उसने सेंस कर लिया, वायलेंस ए को पता चल गया। और आपको पता है वायलेंस ए के पास क्या है, ऑटोकाइनेज की एक्टिविटी है, मीन्स कैपेबिलिटी है। तो ये इसके पास ऑटोकाइनेज खुद को फास्फोराइलेट करेगा और साथ साथ ट्रांसफॉस्फोराइलेशन की भी है इसके पास कैपेबिलिटी है। तो वायलेंस जी को भी क्या करेगा, फास्फो उस पर भी क्या करेगा, फॉस्फेट ऐड करेगा। जैसे ही इन पर फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो ये प्रोटीन्स और वी कैन से ये जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसके बाद ये कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन कराते हैं। कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जो बाकी बचे हुए जीन्स हैं वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, टीआई प्लाज्मिड है ये। दिस इज द, यू कैन सी दिस इज द टीडीएनए, यहाँ पे राइट बॉर्डर, यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर, एंड दिस इज द वायलेंस रीजन जो कि टीडीएनए के बाहर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एग्जाम में भी ट्रू फॉल्स में पूछी जाती है। क्या वायलेंस रीजन टीडीएनए के अंदर है क्या, तो बिल्कुल नहीं, वायलेंस रीजन टीआई प्लाज्मिड में है बट टीडीएनए के बाहर है। ओके, तो सो यू कैन सी हियर, सबसे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होता है। जैसे सारे जीन एक्टिवेट हो गए, सब जीन एक्टिवेट हो गए, वायलेंस D1 D2 E1 E2 एज वेल एज द V और D4 सब एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, सो ये टीडीएनए है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है, तो सबसे पहले क्या आएगा, हेलिकेज वायलेंस C आएगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले आएंगे वायलेंस D1 D2। जैसे ही D1 D2 आएंगे तो D1 क्या करेगा, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस का काम करेगा, सॉरी D2 एंडोन्यूक्लियस का काम करेगा, तो यहाँ पे ये कट करेंगे। जैसे ही ये निक क्रिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद आपको पता है ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो वायलेंस C आएगा और इसको क्या कर देगा, सिंगल स्टैंडर्ड, मीन्स हेलिकेज है तो इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए के फॉर्म में। यू कैन सी हियर दिस इज द सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए, ठीक। तो यहाँ पे होगा ऐसा। फिर जैसे ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, E2 आएगा किसके लिए, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, E2 अटैच हो जाएगा। जैसे ही E2 और फिर ये वायलेंस B और D4 जो होते हैं यहाँ पे क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब को फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो सिक्रीशन सिस्टम होता है ना, मीन्स ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे किस सिस्टम के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पे होता है टाइप 4। देखो जो बैक्टीरिया में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, टाइप 4, टाइप 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दीज आर द डिफरेंट 8 टाइप्स आर फाउंड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया। सो जो यहाँ पे जो मीन्स किस सिक्रीशन सिस्टम के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है डीएनए का, तो होता है टाइप 4, ठीक है। विच वन, दैट इज द टाइप 4th वन। सो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे E2 इसमें लगा होता है, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। और D1 किसका काम करता है, दैट इज टोपोइसोमरेज एक्टिविटी का, तो वो भी अपना काम करेगा। इट इंट्रोड्यूस द पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग, रिमूव द निगेटिव सुपर क्वाइलिंग। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा। यू कैन सी यार यहाँ पे क्या है, वायलेंस D1 ऑलरेडी लगा हुआ है क्योंकि ये डायरेक्शन देता है किसको, राइट बॉर्डर को। अच्छा पहले लेफ्ट बॉर्डर जाएगा या राइट बॉर्डर, तो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट फर्स्ट right border will be transferred, okay, then all will follow and then at last left border will be। so you can see here यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वायलेंस E2 एंड D2। अब ये इसमें ट्रांसफ़र हो गए किसमें, प्लांट सेल में। जैसे ये प्लांट सेल में जाएंगे न्यूक्लियस में, ये जो ट्रांसफ़र हमें किस में करना है, इंटीग्रेट करना है ना न्यूक्लियस में, उस प्लांट सेल के जो जीनोम है उसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो ये न्यूक्लियस पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू कहाँ पे जाएंगे, न्यूक्लियस में पहुंच जाएंगे। और न्यूक्लियस में यहाँ पे क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट बीटा प्रोटीन होती है जो कि इनका क्या करती है, वेलकम करती है। वेलकम का मतलब समझो, इंपॉर्टेंट प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो कि क्या करती है, दो प्रोटीन होती है न्यूक्लियस में, एक होती है एक्सपोर्टिन और दूसरी होती है इम्पोर्टिन। तो इम्पोर्टेंट प्रोटीन क्या करती है, जो भी बाहर से कंटेंट आता है उसको अंदर लेती है न्यूक्लियस में। और एक्सपोर्टिंग प्रोटीन क्या करती है, जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट होता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें होती हैं वो बाहर जाती हैं कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस इनटू द सेल और वी कैन से इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक। तो ये अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा किसके, प्लांट सेल के जीनोम में। और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि यहाँ पे मीन्स यहाँ पे इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होती हैं। सो
यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल। सबसे पहले तो आपको फंक्शंस याद रखने हैं कि कौन, देखो तो वायलेंस ए क्या करता है, सेंसर प्रोटीन, ओके। जी क्या करता है, वायलेंस ए और जी क्या है, कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन करवाते हैं। फिर D1 क्या है, टोपोइसमेज एक्टिविटी के काम करता है। D2 क्या है, एंडोन्यूक्लियस का काम करता है। E1 दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का काम करता है। ये सारे आपको याद रखने हैं। C किसका काम करता है, वायलेंस C दैट इज हेलिकेज का काम करता है, ओके। एंड these और the all proteins which are involved, yes, मेन आपको याद रखना है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि है वायलेंस बी। एक टर्म आता है दैट इज द कॉल्ड एज द पाइलस प्रोटीन, और वी कैन से पायलट प्रोटीन। देखो पायलट प्रोटीन का मतलब क्या है कि कौन सी प्रोटीन है जो लीड कर रही है, दैट इज द पायलस, मीन्स कौन सी प्रोटीन है जो क्या करती है, कंजुगेशन ट्यूब में फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे क्या है, वायलेंस वी का नाम आता है। पायलस प्रोटीन की बात करते हैं तो किसका नाम आता है, वायलेंस वी का, ठीक है। सो ये यहाँ पे जाके क्या होता है, इंटीग्रेट हो जाता है। एंड आप देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, यहाँ पे जाके प्लांट के जीनोम में ये इंटीग्रेट हो गया है। अब क्या होगा, जैसे ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी सबसे पहले तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो जब ट्रांसलेशन होगा तो जो भी इस TDNA में प्रोटीन, TDNA में जीन्स है, वो क्या हो जाएंगी, प्लांट में एक्सप्रेस होंगी। तो यहाँ पे TDN में क्या होता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लांट में जब ओवर एक्सप्रेशन होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डिसीज कॉज होती है, दैट इज क्राउन गॉल डिसीज। क्यों कॉज होती है, बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द ऑक्सिन एज वेल एज द साइटोकाइनिन जीन, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो रही बात की TDNA ट्रांसफर की। तो हम क्या करते हैं, इस जब हम अपना DNA इंसर्ट, सपोज हम ट्रांसजेनिक बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये जो TDNA में जो ऑक्सिन साइटोकाइनिन का जीन है, इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, अपना जीन, मीन्स जो भी हमें जीन एक्सप्रेशन प्लांट में करवाना है, उस DNA इंसर्ट को हम ऑक्सिन साइटोकाइनिन जीन को रिप्लेस करके इनके प्लेस में डाल देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं वैक्टर के थ्रू। और जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो ये साथ साथ में जाके इंसर्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही इंसर्ट होगा तो जिस प्रकार से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जीन का एक्सप्रेशन करा रहा, तो वैसे ही हमारे DNA इंसर्ट का एक्सप्रेशन कराएगा प्लांट में। तो जो हमें प्रोटीन, डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए था उसका एक्सप्रेशन होगा, और जो हमें प्रोटीन प्रोडक्ट चाहिए था वो हमको मिलेगा। That's why Agrobacterium tumefaciens is called as the natural genetic engineering. Okay, so I hope कि ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। एंड कुछ लिमिटेशंस भी है यहाँ पे। जैसे कि कौन सी लिमिटेशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज द TDNA का जो साइज होता है वो थोड़ा लार्ज होता है। एंड प्रेजेंस ऑफ ऑन्कोजीन्स यही है, दैट इज द ऑक्सिन एज वेल एज साइटोकाइनिन के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे इनका ओवर एक्सप्रेशन होता है तो क्या करते हैं, क्रॉनगॉल डिसीज को जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है। लैक ऑफ मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स एंड सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स नहीं होती हैं, मीन्स हम बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स प्रेजेंट नहीं होता है। इस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं आगे, दैट इज़ बाइनरी फैक्टर स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, और वी कैन से को इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। Binary vector system and co-integration system are very important technique, or we can say very important strategies to overcome these limitations. And this is all about the agrobacterium mediated gene transfer. So I think this video is helpful for you. So please hit like button and get subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much guys. Thank you so much everyone.